हाँ जी, अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेल वाइट ब्लड सेल, ये जिसको ल्यूकोसाइट कह रहे थे। पहली बात, इनके नंबर की बात करें तो ये आरबीसी से तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लाइक 6 से 8,000 भी ये बहुत है। और इनकी जो लाइफ है, जैसे वो तो खैर 4 महीने जी सकते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तो मैक्स टू मैक्स 7 से 10 दिन। 10 दिन भी जब बॉडी की लोकेशन के हिसाब से मालूम पड़ता है इसकी लाइफ क्या होगी, वरना आमतौर पे 7 डेज़ की एक लाइफ फिक्स करी गई है, ठीक है। बाकी 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है इसकी बॉडी की लोकेशन के बेस पे, क्योंकि जैसी इसकी लोकेशन वैसा इसका काम, और जैसा इसका काम वैसी इसकी लाइफ, ठीक। तो अब डब्ल्यूबीसी के हमने 2 टाइप बनाए, एक ग्रैन्युलोसाइट, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो वर्ड है ग्रैन्युलो मतलब ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल मतलब क्या होता है, दाने। तो जिस डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, ग्रैन्युलोसाइट, और जिस डब्ल्यूबीसी में कोई ग्रैन्यूल नहीं मिलेगा उसे बोलेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट। अब यहाँ पर हमें इनको देखने के लिए डाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। डाई वही जो कलरफुल सब्सटेंस हमारे लैब में प्रेजेंट होता है, और डाई 3 तरह की होती हैं, एक एसिडिक डाई, एक बेसिक डाई और एक न्यूट्रल डाई। अगर मुझे कोई ग्रैनुलोसाइट न्यूट्रल डाई से दिख रहा है तो उसका नाम रखा जाएगा न्यूट्रोफिल। देखो फिल में फाइल आ रहा, फाइल मतलब क्या होता है, लविंग आता है, फोबिक एंड फाइल, फाइल मीन्स लविंग। जिसे न्यूट्रल डाई पसंद हो वो न्यूट्रोफाइल, जिसे बेसिक डाई पसंद हो वो, जैसे एसिड। देखो मैंने यहाँ पर एक डाई का नाम है इयोसिन, ये एक डाई का नाम है, और बेसिकली ये एक एसिडिक डाई है। आप चाहो तो इसको एसिडोफिल भी कह सकते हो, बट इसको ज़्यादातर जो बोला जाता है वो इसिनोफिल के नाम से बोला जाता है। तो इसिनोफिल हमारा एक एसिडिक डाई से दिखने वाला डब्ल्यूबीसी है। तीनों की परसेंटेज में बड़ा डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी जो आपके ब्लड में है वो नंबर 1 पे क्या है, न्यूट्रोफिल, 60 से 65। सोचो आपके पास 6 से 8,000 तो टोटल है, इसका 60% तो न्यूट्रोफाइल है, यानी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए हो सकते हैं। इसका काम तो और बढ़िया है, फैगोसाइटोसिस। याद है फैगोसाइटोसिस, जब एक सेल किसी दूसरे सेल को खाए, इसे बुलाते हैं फैगोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी की टर्म में। और जानते हो किसे मैं खाने की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये कोई हमारा न्यूट्रोफिल हो गया और ये कोई बाहर से बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया को खाने का काम कौन करता है, हमारा न्यूट्रोफाइल। तो न्यूट्रोफाइल बेसिक जब बैक्टीरिया को खाएगा तो बैक्टीरिया को मार डाल रहा है। अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मर रहे हैं तो आप बीमार पड़ोगे क्या, नहीं पड़ोगे। तो ये आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। न्यूट्रोफिल्स आपको बीमार नहीं होने देना चाहता, तो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस कोई भी हो सबको मारने की कोशिश करेगा, नहीं मार पाए बात अलग है, लेकिन कोशिश तो करेगा पूरी वो अपनी। जबकि अगला हमारा टाइप है बेसोफिल, ये 3 चीज़ें रिलीज़ करता है, हिपैरिन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। अगर तुम में से किसी को थोड़ा सा याद हो तो ये 2 केमिकल एलर्जी में हमारी बॉडी रिलीज़ करती है। जब हमें एलर्जी होती है तो हमारी बॉडी ये 2 केमिकल रिलीज़ करते हैं, और यही 2 सेम केमिकल ब्लड में एक सेल भी रिलीज़ करता है, नाम बेसोफिल सेल। लेकिन बेसोफिल सेल साथ में एक चीज़ और रिलीज़ कर रहा है, हिपैरिन। एक और है ना हिपैरिन। देखो ये वाला चीज़, जब किसी को एलर्जी होती है वो पूरा पार्ट रेड हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, सब होती है, वो सब इन 2 केमिकल की वजह से होता है। लेकिन इसके साथ साथ बेसोफिल ने एक केमिकल और छोड़ा, हिपैरिन। इसका काम सुनो क्या होता है। कभी सोचा है कि बॉडी में जब तक ब्लड अंदर रहता है तो ब्लड कभी उसमें क्लॉट नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर कभी खून जमता नहीं है, लेकिन कट लग गया तो खून तब जमता है बाहर। ऐसा क्यों, आप बोलोगे सर नहीं एयर के साथ उसका होता है रिएक्शन। अरे जो तुम एयर ले रहे हो वो सारी किसको मिल रही है, ब्लड को ही तो मिल रही है वैसे भी। तो अगर तुम कह रहे हो कि सर एयर के साथ मिलने पे ऐसा होता, तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सवाल ये आता है, आपके बॉडी के अंदर एक हिपैरिन रिलीज होता है। जो हिपैरिन है ना, हिपैरिन होता है एंटी कोगुलेंट इन नेचर। कोगुलेंट क्या होता है, जो जमने ना दे। जब तक आपकी बॉडी में हिपैरिन है तब तक ये क्लॉटिंग प्रोसेस को बंद रखता है, और जब तक क्लॉटिंग प्रोसेस बंद रहेगा आपका खून नहीं जमेगा। एक बार जैसे कहीं पे एक टिश्यू डैमेज हुआ, तुरंत उस एरिया का हिपैरिन क्या होता है, इनएक्टिव। और जैसे हिपैरिन इनएक्टिव हुआ, क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट। और अगर क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्लॉट बनना शुरू। यानी अगर आपकी बॉडी में खून है लेकिन फिर भी नहीं जम रहा है, ऑल थैंक्स टू हिपैरिन। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये इकलौता सोर्स है। लीवर हमारी बॉडी में अच्छा खासा अमाउंट में क्या छोड़ता है, हिपैरिन। हिपैरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो एंटी कोगुलेंट है, यानी आपके ब्लड को आपकी बॉडी के अंदर जमने नहीं देगा। और इसे बनाता कौन है, 2 सोर्स है, एक तो आपका लीवर, दूसरा आपका बेसोफिल सेल। अच्छा, इसीलिए कभी ध्यान देना, जब किसी को एलर्जी वगैरह होती है ना तो उसके केस में बेसोफिल सेल के नंबर भी इंक्रीज होने लग जाते हैं। क्यों,
मुझे बताओ एलर्जी से लड़ने में हेल्प कौन कर रहा है? बेसोफिल के 2 केमिकल। तो बॉडी बढ़ाएगी नहीं बेसोफिल सेल के नंबर। तो अगर किसी की बॉडी में बेसोफिल के नंबर इंक्रीज, दैट मीन्स को क्या, कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है, बढ़िया वाली एलर्जी। अच्छा, बेसोफिल के नंबर ज़्यादा नहीं, 0.5 से लेकर 1, यानी बहुत ही कम सेल ऐसे मिलते हैं, यानी कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बॉडी में नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बेसोफिल में एक नई चीज़ और सुनो। बेसोफिल में पाई जाती है बार बॉडी। बार यहाँ पे वो बार नहीं है, बार एक यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का सरनेम है बार। आप बता दो बॉडी का। एक साइंटिस्ट ने देखा था कि बेसोफिल सेल के अंदर उसने एक बहुत ही यूनिक चीज़ ऑब्जर्व करी। मान लीजिए बेसोफिल सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। उसने देखा कि मान लीजिए बेसोफिल सेल में 2 X क्रोमोसोम है, तो उसने देखा कि एक ही X क्रोमोसोम सेल के लिए काम करेगा, जबकि मान लीजिए ये वाला X क्रोमोसोम सेल के लिए काम कर रहा है। जो दूसरा X क्रोमोसोम सेल के लिए काम नहीं कर रहा, उसने कहा ये दूसरा क्रोमोसोम इनएक्टिव पड़ा हुआ है, ये कुछ नहीं कर रहा और करेगा भी नहीं कभी। और ऐसे इनएक्टिव X क्रोमोसोम को उसने नाम पता क्या दिया? बार बॉडी। एक ऐसी बॉडी जिसे बार ने डिस्कवर किया, जो और इस बॉडी का काम क्या है? कुछ भी नहीं करती, यही इसका काम है। अच्छा सुनना, यानी कि ये मैं बोलूँ उसको इनएक्टिव X क्रोमोसोम बोल दूँ, इनएक्टिव X क्रोमोसोम। मेरा क्वेश्चन है, ये फीमेल है ना, तो फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होती है, एक X काम का है, तो बार बॉडी कितनी है? सिर्फ इसके पास एक है। मेल के पास कितनी बार बॉडी होंगी? एक भी नहीं। कैसे? मेल के पास एक X है, दूसरा भाई है। मेल हमेशा हर कोई भी क्रोमोसोम पहले अपना काम वाला पार्ट निकालता है, जो बचेगा वो होगा ना इनएक्टिव। अगर कुछ बचा ही नहीं तो इनएक्टिव कहाँ से आएगा? मेल के पास एक ही X है, तो वो उसी X से क्या कराता है अपने सारे काम। क्या कोई दूसरा X क्रोमोसोम मेल के पास है जो इनएक्टिव है? अब मेल के पास कोई ऐसा X क्रोमोसोम है ही नहीं जो इनएक्टिव है, तो मेल के पास कोई बार बॉडी है ही नहीं। इसीलिए फीमेल के पास एक बार बॉडी और मेल के पास 0 बार बॉडी। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं एक केस मान लीजिए ऐसे हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, एक केस ये है किसी का, तो बताइए इसमें कितनी बार बॉडी है? 3 बार बॉडी। काम का सिर्फ एक ही रहेगा, ये काम का है। तो जो काम के नहीं है, कौन कौन से काम के नहीं है? ये 3 काम के नहीं है, 1 2 3, तो ये तीनों क्या हो गए? मैंने क्या बोला? काम का सिर्फ एक ही है, चाहे 2 आए, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, काम का सिर्फ एक रहेगा। उस एक को छोड़ के बाकी सारा क्या लिख दो? बार बॉडी। लेकिन ये X क्रोमोसोम होते हैं बार बॉडी। कई बार आता है, बताइए बार बॉडी जो है X और Y क्रोमोसोम में किसको बोलते हैं? बोलना X को, Y को तो बार बॉडी बिल्कुल नहीं कहते। और ये बार बॉडी हम किस में ढूंढते हैं? बेसोफिल सेल्स के अंदर मिलती है हमें देखने को अच्छे से। एडिशनल चाहो तो करना, कोई बात नहीं। अब बता हमारा इसिनोफिल 2 से 3% मैक्स टू मैक्स, ये इन्फेक्शन वगैरह में काफ़ी रोल करता है। जब कभी हमें इन्फेक्शन होता है ना, कोई भी ब्लड इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, उसमें ये वाला आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है। अगर किसी के ब्लड में इसिनोफिल ज़्यादा आ गया, इसका मतलब क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी ज़्यादा लग रही होगी। इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है? इन्फेक्शन में। यानी अगर किसी की ब्लड रिपोर्ट में इसिनोफिल के नंबर बढ़े हुए आ जाएँ, तो आप ये खुद जान जाओगे सर इसको इन्फेक्शन है। आप में से जिसको भी कभी इन्फेक्शन अभी लेटेस्ट में ब्लड रिपोर्ट आपने टेस्ट कराई, आपने चेक करवाई अपनी, तो ब्लड रिपोर्ट दोबारा जाके पढ़ना, आपका इसिनोफिल काउंट हाई आएगा, चेक कर लेना, ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये 3 तरह के हमारे क्या हो गए? ग्रैन्युलोसाइट। लेकिन जो विदाउट ग्रैन्युल वाले हैं वो 2 ही टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड लिम्फोसाइट, सेकंड इज कॉल्ड मोनोसाइट, या इसका एक नाम हो रहा है, इसको मैक्रोफेज भी कहते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल में फेगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी है, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी किसमें है? यानी समझो हमारी बॉडी के हमारी दो बॉडी में 2 गार्ड है हमारे पास, कमांडो है, एक ये और दूसरा ये। इन 2 के अलावा कोई तीसरा सेल हमारी बॉडी में किसी को मार नहीं सकता। तो ये आपकी बॉडी में रहने चाहिए, ये रहेंगे तो आप ठीक रहोगे। अच्छा ठीक है, वो मैक्रोफेज मोनोसाइट हो गया। एक लिम्फोसाइट भी आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है? लिम्फोसाइट में 2 टाइप आते हैं। इसके टाइप हैं, एक बी और एक टी। बी क्या है? ये वाला लिम्फोसाइट याद होगा, हमारी हड्डियों के बिल्कुल बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है। हमारी जितनी भी लॉन्ग बोन्स है, जितनी लंबी हड्डियाँ, उनके बिल्कुल सेंटर में, जब बोन को काटोगे ना, तो बिल्कुल सेंटर में आपने खाई है जेली, बिल्कुल उसी तरह का टिश्यू होता है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलेंगे? बोन मैरो। जो ये वाले लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो प्रोड्यूस करता है, तभी नाम क्या इसका? बी मतलब बोन मैरो। जबकि जो टी की बात करें, ये कहाँ से आ रहे हैं? आपके हार्ट के नियर बाय एक ग्लैंड होता है, सुना है? थाइमस ग्लैंड आपके हार्ट के नियर बाय होता है।
तो हार्ट के नियर बाय ये जो ग्लैंड थाइमस ग्लैंड, क्योंकि कुछ लिम्फोसाइट यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं तो उनका नाम क्या रखा गया, टी लिम्फोसाइट। आपके ब्लड में 85% टी मिलते हैं, बी तो बहुत कम, बी तो 15% तक भी बहुत मिल जाए गरीमत है। काम सुनोगे बी का क्या है, बी आगे चल के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता है, यानी आपकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट। तो सर टी क्या करता है, टी बी को हेल्प करता है एंटीबॉडी को बनवाने में। यानी टी मान लो बीरबल हो गया और बी हो गया राजा। काम सारा राजा ही करेगा लेकिन सलाह किसकी होगी, बीरबल मंत्री की सलाह सारी मारे, जो बोलेगा वो करेंगे। तो बी लिम्फोसाइट बनाएगा एंटीबॉडी, लेकिन किसके कहने पे, टी लिम्फोसाइट के कहने पे। इसलिए टी भी ज़रूरी और बी भी ज़रूरी है। इसके टाइप वगैरह की बात हम अभी नहीं, वो 12th में देखेंगे टाइप्स वगैरह क्या आते हैं, अभी तो आपके लिए इतना ही नफ है। तो यहाँ पर हमारे पास था, ये थे हमारे WBCs के टाइप। और बाकी इन शॉर्ट बोलूँ तो WBC आपको, अगर एक सरल भाषा बोलूँ तो इम्यूनिटी, यानी ये आपको बेसिकली बीमारी से बचाने का काम करती है। अब एक हम कंडीशन पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, इसी को ब्लड कैंसर बोला जाता है। तो मैं जिसको कैंसर नहीं पता सुन लो, कैंसर का सरल मतलब है सेल के नंबर का बढ़ जाना, बस इतना ही है, सेल का। लेकिन ये नंबर का तब बढ़ जाए बॉडी को रिक्वायरमेंट ही ना हो। देखो बॉडी को रिक्वायरमेंट है तब सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, तब कैंसर नहीं है। बॉडी को नीड है ही नहीं सेल की एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी सेल बढ़ रहे हैं, तब क्या बोलेंगे इसे, कैंसर। अब ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर के अंदर WBCs के नंबर बढ़ जाते हैं। सर तो ये अच्छी चीज़ है ना, अरे सुन तो लो, ये जो बढ़ते हैं ये कौन से हैं, ये इमैच्योर WBC बढ़ते हैं। हमारे लिए इमैच्योर किसी काम के है ही नहीं। अब जब ब्लड के अंदर इमैच्योर WBC बढ़ेंगे तो क्या होगा, अरे सर दिक्कत क्या, बढ़ने दो, क्या दिक्कत क्या। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 लीटर पानी की बोतल लेते, उसमें 1 लीटर पानी भर देते हैं, ठीक है। अब उसमें जैसे जैसे आप पत्थर डालते जाओगे पानी बाहर आता चला जाएगा, क्योंकि उस पूरे बॉटल का वॉल्यूम 1 लीटर फिक्स है। अगर आपने कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया तो वॉल्यूम तो 1 लीटर रहेगा ना, तो जो एक्स्ट्रा है वो सारा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आपकी बॉडी में भी ब्लड का अपना एक वॉल्यूम फिक्स है ना, अगर किसी एक कंपोनेंट का लेवल आप बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं अदर कंपोनेंट का लेवल डिक्रीज होगा, हाँ कि ना। तो जैसे से आपके ब्लड के WBC नंबर बढ़ते जाएंगे तो वो अदर कंपोनेंट के स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिससे जो हेल्दी कंपोनेंट्स है वो ब्लड में आ ही नहीं पा रहे। अब मुझे बताइए, जो ब्लड में आपके लिए काम करेगा वो ये इमैच्योर वाला करेगा या फिर मैच्योर वाला करेगा, लेकिन वो तो ब्लड में आ ही नहीं रहा। कौन बढ़ रहा है, इमैच्योर। करते करते आपका ब्लड का एक टाइम पे इतनी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी कि वो ब्लड किसी काम का है ही नहीं। और ब्लड में प्रॉब्लम तो सिर्फ ब्लड को दिक्कत थोड़ी होगी, सर से लेकर पाँव तक सारे ऑर्गन सफ़र करेंगे फिर ब्लड की वजह से। तो इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में सिर्फ इतना पता होता है कि सर WBC नंबर बढ़ रहे होते हैं, तो आधे कहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं, अच्छी बात तब होती है जब मैच्योर वाले बढ़ रहे होते हैं। कौन से बढ़ते हैं, सिर्फ इमैच्योर वाले। तो ये तुम्हारे WBC। तीसरा बोलूँ, एक आता है आपका प्लेटलेट्स। अच्छा, चाहे वो आपका RBC, चाहे वो आपका WBC, चाहे वो आपका प्लेटलेट्स, तीनों बोन मैरो से ही बनते हैं। आपके पूरे ब्लड की पैदाइश कहाँ से होती है, बोन मैरो से। अगर आपका बोन मैरो डिफेक्टिव हो गया आपका पूरा ब्लड खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर आपका बोन मैरो हेल्दी है तो आपका खून भी कैसा बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो ये एक सेल होता है हमारे बोन मैरो में जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल। जब इस सेल के बहुत सारे टुकड़े बनते हैं, क्या बनते हैं, बहुत सारे टुकड़े, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, तो इन्हीं टुकड़ों को, यानी यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है एक तरह से, तो जब यहाँ पर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे तो इन्हीं फ्रेगमेंट्स का नाम क्या रखा गया, इन्हीं को प्लेटलेट्स कहते हैं। यानी पहली बात, प्लेटलेट्स कोई सेल है ही नहीं, प्लेटलेट्स तो सेल का टुकड़ा है बेसिकली। और इनके नंबर देखे जाए तो 1.5 से लेके 3 लाख तक ये एक कॉमन रेंज है। नहीं तो आपके ब्लड में रहनी चाहिए, क्योंकि इससे एक प्रॉब्लम और होती है, अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट्स के नंबर गिरने लग जाएं तो इससे आपकी ब्लड की विस्कोसिटी गिर जाती है, मतलब ब्लड का गाढ़ापन गिर जाता है। अब लगाओ, पानी और शहद में से अगर मुझे दूर फेंकना हो कौन जाएगा, पानी। शहद ज़्यादा गाढ़ा है, यानी ज़्यादा विस्कोसिटी उसके अंदर, और पानी कम विस्कस फ्लूइड है। अब अगर ब्लड की विस्कोसिटी घटाते रहोगे तो सुनो क्या होगा। मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, यहाँ से कोई छोटा सा स्पेस होगा ब्लड के लीक होने के लिए, लेकिन ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, हाँ कि ना। सोचो,
शहद को अगर आप एक पाइप आप पानी के पाइप के थ्रू गुजारोगे ना, और आप उस पाइप के में बहुत सारे छेद भी करो, शहद बाहर नहीं आएगा वहाँ से, क्योंकि शहद क्या ज़्यादा विस्कस है, वो बाहर लीक होगा ही नहीं। लेकिन पानी क्योंकि लेस विस्कस है, वो लीक हो जाएगा। यानी लीकेज के चांसेस कब बढ़ते हैं? जब विस्कोसिटी घट जाती है। आप सोचिए डेंगू वाले पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो ब्लड की विस्कोसिटी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। अब लीकेज के चांस बहुत ज़्यादा, इसीलिए इनके केस सुना होगा कि दिल में पानी भर गया, यहाँ पानी भर गया। इनके केस में इंटरनल ब्लड के लीकेज के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें तुरंत के तुरंत प्लेटलेट्स के नंबर को रिस्टोर करना होता है। तो हमें ऐसी चीज़ें बॉडी में इंजेक्ट करनी जो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से बढ़ाए, जिसमें कि कहते हैं जो गोट मिल्क होता है ये बड़े हेल्प करता है। गोट मिल्क हो गया, या जो पपीते के पत्ते का जो पानी है उसके अंदर एक्टिविटी वो प्लेटलेट्स काउंट को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कराता है। मतलब उसके पत्ते को आप वो बॉईल करो, फिर जो पानी बनता है उसको आप पियो, लेकिन बहुत कड़वा पानी होता है, लेकिन वो आपका प्लेटलेट्स काउंट, क्योंकि इसको रिस्टोर नहीं करवाना। ब्लड विस्कोसिटी सोचो कम है, आप 24 घंटे मौत के दरवाजे पे खड़े हो, विस्कोसिटी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, विस्कोसिटी करने का फ़ायदा बढ़ो, मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छा फ़ायदा है। हार्ट अटैक नहीं आता, क्लॉटिंग नहीं होगी, पतला है ना खून। क्लॉटिंग खून कैसा चाहिए? गाढ़ा। खून कैसा है? पतला है, इससे हार्ट अटैक चांस। लेकिन वही है, फिर हो तो दरवाजे पे ही मौत के, चाहे यहाँ जाओ चाहे वहाँ जाओ। इसीलिए प्लेटलेट्स काउंट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। काम होता है आपको सिर्फ प्लेटलेट्स से क्या है? क्लॉटिंग कैसे करते देखेंगे, लास्ट टॉपिक बिल्कुल उसको, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और हाँ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का देखा जाए जनरली जो टाइम है वो 6 से 10 मिनट तक का होता है। बहुत जनरल टाइम 6 से 10 मिनट, हद से आप 20 मिनट जाओ, लेकिन छोटी इंजरी के लिए। और लेकिन अगर बहुत बड़ी इंजरी है तो उस केस में आप क्लॉटिंग के भरोसे नहीं रह सकते। देखो कई बार ना डाउट ही आता है, सर आपने कहा है कि इंजरी में क्लॉटिंग अपना ब्लड लीकेज को रोक लेता है ना, तो अच्छी बात है, रोक लेता है। तो सवाल ये आ रहा है कि जब बड़ी इंजरी होती है तो उस केस में क्लॉटिंग क्यों नहीं होते? देखो, जितना छोटा टिश्यू डैमेज होगा वो उतना जल्दी क्लॉटिंग प्रोसेस शुरू होगा, जल्दी हील भी हो जाएगा। और जितना बड़ा डैमेज होगा वो उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा, और उतने टाइम में देखो जब तक क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड का लॉस होता है ना। सोचो अगर बड़ा कट लगा तो ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, ज़्यादा ब्लड लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे इंसान की डेथ वैसी हो जाएगी फिर। इसीलिए हमें मतलब बड़े इंजरी के केस में इंस्टेंट इलाज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वही इंस्टेंट ठीक करो से। हम बॉडी के भरोसे नहीं बैठ सकते इस केस में। तो ये बॉडी के 3 टाइप के सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इतना आपको समझ में आ गया कि क्या नहीं पढ़ना है। आरबीसी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना क्या है? डब्ल्यूबीसी। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही था। प्लेटलेट्स तो ज़्यादा तो खैर नहीं। और हाँ, एक चीज़ और, कई बार ऐसा आता है क्राइम सीन से कोई फॉरेंसिक साइंटिस्ट गए तो बताइए उनको डीएनए चाहिए, बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, तो वो ब्लड के किस कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी क्यों? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं है, प्लेटलेट सेल नहीं है तो डीएनए नहीं है, सिर्फ कौन है? डब्ल्यूबीसी। तो क्राइम सीन से ब्लड में से जिस सेल से डीएनए निकाला जाता है वो डब्ल्यूबीसी होता है, ना तो वो आरबीसी और ना ही वो प्लेटलेट्स।